हेलो। हमने पिछले वीडियो में मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का अप्रोच देखा था इंडियन नेशनलिज्म को लेके कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर इंडियन नेशनलिज्म को किस तरह से देखते हैं, जो मार्क्सिस्ट पैराडाइम है उससे वो इंडियन नेशनलिज्म को किस तरह से देखते हैं। मार्क्सिस्ट पैराडाइम कहने का मतलब क्या है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन और क्लास रिलेशन के बेसिस पे, क्लास रिलेशन के चश्मे से वो जब इंडियन नेशनलिज्म को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं। तो इस सीरीज़ में हमने जो सबसे पहला मार्क्सिस्ट स्कॉलर को कवर किया था वो हमारे थे एम एन रॉय। फिर उसके बाद हमने कवर किया था आर पी दत्त को। अभी इस वीडियो में हम लोग जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर को कवर करेंगे वो हैं ए आर देसाई और बिपिन चंद्र, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सुमित सरकार के बारे में, एंड देन वी विल समराइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनलिज्म। तो अभी तक जो हम लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म देख रहे हैं उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मार्क्सिस्ट जब भी इंडियन नेशनलिज्म को देखते हैं तो वो इस नज़रिए से देखते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो था वो बुर्जुआ लेड एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, और कहीं ना कहीं वो इंडियन नेशनलिज्म जो था वो कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट करता था। एट द सेम टाइम इट यूज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ न्यू इंडिया बुर्जुआ क्लासेस, और एट द सेम टाइम ये कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता था। तो जैसा आर पी दत्त कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो शुरुआती दौर में वो रिप्रेजेंट करता था, जो उसका क्लास बेस था इंडियन नेशनल मूवमेंट का शुरुआती दौर में आर पी दत्त के मुताबिक वो बिग बुर्जुआ एलिमेंट्स थे। उसके बाद जब धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा तो उसका जो क्लास बेस होता गया वो पेटी अर्बन बुर्जुआ क्लासेस होते गए, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम में इंडिया के अर्बन सेंटर्स में डेवलप हो रहे थे। उसके बाद आर पी दत्त क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आगे के स्टेजेस में बढ़ा तो इससे इंडियन वर्किंग क्लास और कॉमन इंडियन मासेस अटैच होना शुरू हो गए। लेकिन आर पी दत्त यहाँ पे क्वालिफाई ये करते हैं कि दो द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन मासेस स्टार्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट द लीडरशिप remained in the hand of those bourgeois classes whose interest the Indian national movement wanted to protect। और यहीं से आर पी दत्त और कहीं ना कहीं एम एन रॉय भी इस बात से सहमत होते हैं कि इसीलिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसका कैरेक्टर नॉन वायलेंट इसलिए रहा क्योंकि अगर वो वायलेंट हो जाता तो क्या होता कि बुर्जुआ एलिमेंट जो थे, जो कि लीडरशिप पोजीशन में थे ना सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट में बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी, उनका इंटरेस्ट हैम्पर होता। और यहीं से आर पी दत्त और एम एन रॉय बोलते हैं कि जो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिकॉल था या जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिकॉल था, वो रिकॉल सडन मिस्टीरियस रिकॉल इसलिए हुआ क्योंकि वो सारे जो मूवमेंट थे वो धीरे धीरे वायलेंट हो रहे थे, धीरे धीरे मिलिटेंट हो रहे थे, धीरे धीरे रिएक्शनरी हो रहे थे। और इससे क्या हो रहा था कि जो बुर्जुआ एलिमेंट है जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को और जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्रोल करता था, उसके इंटरेस्ट हैम्पर हो रहे थे। एंड देयरफॉर दोज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वर कॉल्ड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर। तो मार्क्सिस्ट के मुताबिक सिंस बुर्जुआ एलिमेंट जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप पोजीशन पे थे, उनका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा था रिवोल्यूशन के मिलिटेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के मिलिटेंट और वायलेंट होने से, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अर्ली विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अभी तक रही है जो हमने दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को देखा है, चाहे वो एम एन राय हो या आर पी दत्त हो। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो अगला मार्क्सिस्ट स्कॉलर है जिसको हम लोग देखेंगे वो है ए आर देसाई साहब। तो ए आर देसाई साहब ने एक बुक लिखी थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक इन्होंने 1948 में लिखी थी। अब ए आर देसाई साहब के मुताबिक जो इंडियन नेशनलिज्म था वो 5 फेजेस में डेवलप हुआ था, और जो हर फेज़ था इंडियन नेशनलिज्म का वो एक किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास पे बेस्ड था जिसने उसको सस्टेन किया, जिसने उसको इनिशिएट किया और जिसने उसको सपोर्ट किया। तो हम लोग पिछले जो स्कॉलर्स को हमने देखा था, चाहे वो आर पी दत्त साहब रहे हों या एम एन रॉय साहब रहे हों, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा था उसके सोशल बेस इवेंचुअली चेंज हो रहे थे। ये इसके सोशल बेस बुर्जुआ एलिमेंट हो रहे थे, फिर अर्बन बुर्जुआ एलिमेंट हो रहे थे, फिर इंडियन मासेस एसोसिएट हो रही थी। ठीक उसी तरह ए आर देसाई भी उसी फ्रेमवर्क पे काम करते हुए कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो फेजेस में इवॉल्व हुआ था, वो फेजेस में मैच्योर हुआ था, और हर फेज से एक पर्टिकुलर सोशल बेस अटैच था जिसने उसको सस्टेन किया था, जिसने उसको सपोर्ट किया था।
तो ए आर देसाई कहते हैं कि जो पहला फेज था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो सपोर्ट किया गया था जो इंटेलिजेंसिया थी उस दौर की, जो जो फर्स्ट इंटेलिजेंसिया थी उस दौर की, उसने उसको सपोर्ट किया था। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम 19th सेंचुरी इंटेलिजेंसिया की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो एक पहला जनरेशन था, अ, एक तरह से जो एक पहला जनरेशन था जिसने इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हासिल की थी। तो ए आर देसाई के मुताबिक जो पहला फेज़ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो सपोर्ट किया गया था, वो सस्टेन किया गया था द न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया के द्वारा। तो ये जो न्यूली न्यूली एजुकेटेड न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया थी, इसने सपोर्ट किया था। और ये मूवमेंट और ये फेज़ जो था वो स्टार्ट हुआ था किससे? राजा राम मोहन राय जैसे राम मोहन राय जैसे न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया के द्वारा। और ये कंटिन्यू कब किया? ये जो पहला फेज़ था जो स्टार्ट किया गया था मॉडर्न इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया द्वारा, और ये फेज़ आपका कब तक चला? तो ये फेज़ आपका 1885 तक चला, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। उसके बाद जो एक नया फेज़ बिगिन हुआ, वो फेज़ आपका कब तक चला? वो 1905 तक चला, यानी 1905 तक चला, जब स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज हुआ। तो ए आर देसाई के मुताबिक जो पहला फेज़ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो आपका एसोसिएट किया जाता है, वो जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो जो न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था, ये फेज उससे एसोसिएट किया जाता है। उसी सोशल बेस ने, उसी सोशल ग्रुप ने उस दौर में इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया और सस्टेन किया। अगला फेज जो ए आर देसाई के मुताबिक इंडियन नेशनल मूवमेंट का था, वो था आपका 1885 से लेके 1905 तक, जब स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज हुआ। अब इस फेज़ में ए आर देसाई के मुताबिक नेशनल मूवमेंट जो है उसने रिप्रेजेंट किया इंटरेस्ट ऑफ द न्यू बर्जुआ, जो कि इंडिया में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी वो इन्फेंसी में थे, अभी भी वो अर्ली स्टेजेस में ही थे। तो वो जो स्टेज था आपका 1885 से 1905 तक का स्टेज, उस फेज़ ऑफ द नेशनल मूवमेंट में ऑल्दो जो बुर्जुआ थे वो डेवलप कर रहे थे, लेकिन वो इन्फेंसी में थे, उनका डेवलपमेंट अभी पूरा हुआ नहीं था। और वो जो बुर्जुआ क्लासेस था उसने इस फेज़ में इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब इस फेज़ के बारे में एक चीज़ क्या है कि इस फेज़ में हुआ क्या है एक्चुअली, या इससे पहले वाले फेजेस में भी क्या हुआ, कि जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसने एक नया मिडिल क्लास तैयार किया, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार किया। डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने एक नए मर्चेंट क्लास को जन्म दिया, और मॉडर्न इंडस्ट्री ने क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट को जन्म दिया। तो ये तीन डिफरेंट तरह के सोशल ग्रुप्स का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया अंडर द देन कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। वो तीन सोशल ग्रुप्स कौन कौन से थे? तो एक नया मिडिल क्लास, एक नया मर्चेंट क्लास, और एक नया क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इस नए फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो कि फेज आपका 1885 से 1905 तक चला, इंडियन नेशनल मूवमेंट ने इस नए सोशल ग्रुप्स का, वो जो तीन आपका नया सोशल ग्रुप बना था, उनके डिमांड को आगे करना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट टुक अप द डिमांड ऑफ द एजुकेटेड क्लासेस एंड द ट्रेडिंग बुर्जुआ सच एज इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विस, एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट, द स्टॉपेज ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन्स। तो इस तरह के जो मुद्दे थे जो उस नए सोशल बेस से रेजोनेट करते थे, उस तरह के मुद्दों को इंडियन नेशनल मूवमेंट ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और वो मुद्दे कौन से थे? जैसे इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, दो सर्विसेज अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो सर्विसेज का इंडियनाइजेशन की बात करने लगे इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले लोग। एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करने लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट जो है उसमें इंडिया का एसोसिएशन हो। इकोनॉमिक ड्रेन के स्टॉपेज की बात करने लगे। अब ये दूसरे फेज तक की कहानी हो गई ए आर देसाई के मुताबिक। अब ए आर देसाई के मुताबिक ये जो तीसरा फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट था, ये स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। अब ये जो फेज था उसमें
उसमें जो नेशनल मूवमेंट जो था उसने एक ब्रॉडर सोशल बेस कवर करना शुरू कर दिया। अब ये ब्रॉडर सोशल बेस क्या हो गया कि अभी तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, ये उसका सोशल बेस आपका क्या था, न्यू बुर्जुआ था, न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास था, आपका न्यूली इस्टेब्लिश्ड मर्चेंट क्लास था, आपका न्यू क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट था। लेकिन जब जैसे ही ये इंडियन नेशनल मूवमेंट थर्ड फेज में पहुंचा, जो जो ए आर देसाई के मुताबिक 1918 तक चला, उस फेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट ने नए सोशल बेसिस को, नए सोशल ग्रुप्स को अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू कर दिया। अब वो नए सोशल बेसिस कौन थे? तो वो नए सोशल बेसिस थे लोअर मिडिल क्लास। अब ये तीसरे फेज में हुआ ए आर देसाई के मुताबिक। अब यानी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो सोशल बेसिस को कवर कर रहा है, वो सोशल बेसिस धीरे धीरे डाइवर्स होते जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते जा रहे हैं ऑफ द करेंट सोशियोलॉजिकल डायनेमिक ऑफ दैट टाइम। और धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे हैं, वो ब्रॉडन भी होते जा रहे हैं। यानी वो बुर्जुआ को भी कवर कर रहे हैं, एक साथ एक न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास को भी कवर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कवरिंग द लोअर मिडिल क्लास। अब ये जो चौथा फेज स्टार्ट हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट का ए आर देसाई के मुताबिक, ये आपका स्टार्ट होता है सत्याग्रह से और एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। तो रॉयल सत्याग्रह से एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, जो कि एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी 1934 1933 तक का जो फेज था आपका, वो ए आर देसाई के मुताबिक इंडियन नेशनल मूवमेंट का चौथा फेज था। यानी चौथा फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका रॉयल सत्याग्रह से शुरू हुआ और एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1934 तक ये चला। अब इस फेजेस में क्या हो गया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सोशल बेस है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो और ज़्यादा डाइवर्स हो गया। तो अभी तक जो मूवमेंट जो कंसंट्रेटेड था, अभी तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट कन्फाइंड था सिर्फ अपर और मिडिल क्लासेस में, अब ये इनकम्पास करने लगा अपने अंदर मोर सेक्शन ऑफ द मासेस, मोर डाइवर्स सेक्शन ऑफ द मासेस। लेकिन अब यहाँ पे कैवियट क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या लगाते हैं यार देसाई साहब, कि ये जो लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस थी वो अभी भी रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस। तो भले ही चौथे फेज तक आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट का सोशल बेस ज़्यादा डाइवर्स हो रहा था, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो रहा था, वो लोअर मिडिल क्लास को भी इंक्लूड कर रहा था, लेकिन अभी भी जो लीडरशिप थी, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हो या इंडियन नेशनल मूवमेंट की हो, दैट रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस। अब 1918 से लेके अब 1918 के बाद से इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट बुर्जुआस थे, उन्होंने एक पावरफुल इन्फ्लुएंस वील्ड करना शुरू कर दिया, न सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बल्कि प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑल्सो। इसी के साथ इसी दौर में दो और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई जिसकी बात करते हैं ए आर देसाई साहब। ये जो दौर आपका था रॉयल सत्याग्रह से लेके जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ख़त्म होने का जो दौर था, जिसमें जिसको ए आर देसाई ने फोर्थ फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा है, उस दौर में दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। वो पहली डेवलपमेंट क्या थी कि लेट 1920s में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और इंडियन नेशनल मूवमेंट ने प्रो पीपल एजेंडा उठाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ से हम क्या सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि 1920 से लेफ्ट ग्रुप का राइज होना शुरू हो गया इंडियन नेशनल पॉलिटिकल सीन में। तो वो जो दौर था आपका रॉयल सत्याग्रह से 1934 तक का जो दौर था, उस दौर में दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई। एक डेवलपमेंट हमारी क्या हुई उसमें कि राइज ऑफ द लेफ्ट हुआ, और दूसरा डेवलपमेंट हमारा क्या हो गया कि राइज एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द कम्युनल फोर्सेस विच सॉट टू डिवाइड द सोसाइटी। यानी उस दौर में वो जो रॉयल सत्याग्रह से 1934 तक का दौर था, जो कि फोर्थ फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट था अकॉर्डिंग टू द ए आर देसाई, उस दौर में दो और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ आपका राइज ऑफ द लेफ्ट, और दूसरा डेवलपमेंट आपका हुआ कि कंसोलिडेशन ऑफ द कॉम्युनल फोर्सेस। राइज ऑफ द लेफ्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि प्रो पीपल डिमांड जो थे, प्रो पीपल एजेंडा जो थे, वो प्रोमिनेंस में आ गई नेशनल मूवमेंट के सीन में। और दूसरा कंसोलिडेशन ऑफ द कॉम्युनल फोर्सेस से आपका क्या हो गया कि सोसाइटी में डिवाइसिव एलिमेंट्स जो थे, सोसाइटी को डिवाइड करने वाले जो एलिमेंट जो थे, उनकी संख्या और उनकी प्रोपेंसिटी क्या हो गई, वो बढ़ गई।
अब फिफ्थ फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था ए आर देसाई के मुताबिक वो आपका चला था 1934 से 1939 तक। अब इस फेज में क्या हो गया कि गांधीयन आइडियोलॉजी से और आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस ओवरऑल से और गांधीयन आइडियोलॉजी विद इन द कांग्रेस से क्या हो गया कि लोगों का एक तरह से मोह भंग होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइंचेंटमेंट विद द गांधीयन आइडियोलॉजी विद इन द कांग्रेस। तो इस फिफ्थ फेज की अकॉर्डिंग टू द ए आर देसाई जो आपका 1934 से लेकर 1939 तक चला था, वहाँ पे आपका क्या हो गया कि द डिसइंचेंटमेंट विद द गांधीयन आइडियोलॉजी स्टार्ट हो गई। और इसी के साथ एक और क्या हो गया कि राइज ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंटेड द पेटी बुर्जुआ एलिमेंट। और इस फेज में आपका दो चीज़ हुआ कि एक तो गांधीयन आइडियोलॉजी से लोगों का मोह भंग हो गया क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया था। और इसी दौर में आपका क्या हो गया, इसके कारण से क्या हो गया कि गांधीयन आइडियोलॉजी जो थी उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लोगों को सही नहीं लगने लगा, फ्यूचरिस्टिक नहीं लगने लगा, इफ़ेक्टिव नहीं लगने लगा। तो गांधीयन आइडियोलॉजी से क्या हो गया, लोगों का डिसइंचेंटमेंट शुरू हो गया, लोगों का मोह भंग हो गया। लेकिन इसके साथ ही कंटेम्प्रेरी और पैरेलल प्रोसेस क्या स्टार्ट हो गया कि जो सोशलिस्ट लोग थे विद इन द कांग्रेस उनकी संख्या बढ़ने लगी, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो अपील करने लगी लोगों को। और वो जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे वो रिप्रेजेंट करते थे कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट पेटी बुर्जुआ एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी अभी भी डिसएंचेंटमेंट होने के बाद भी जो लोगों का आपका रुख रहा, जो लोगों का आपका प्रोमिनेंट फोकस रहा, वो अभी भी बुर्जुआ एलिमेंट्स ही थे रादर दैन द पुअर एंड द अनरिप्रेजेंटेड मासेस। ठीक है, अब इस फेज में आपका क्या हो गया कि आउटसाइड द कांग्रेस भी क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द पीसेंट्स, मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स, मूवमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस और वेरियस लिंग्विस्टिक नेशनैलिटीज़ की मूवमेंट भी डेवलप होगी। जैसे आप साउथ में देखते हैं कि जस्टिस मूवमेंट डेवलप हो गया, साउथ में आपका सेल्फ राइट मूवमेंट डेवलप हो गया। उसी तरह से वेरियस पीसेंट क्लासेस हो गए, ऑल इंडिया किसान सभा डेवलप हो गया, आपका प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस डेवलप हो गए, डिप्रेस्ड क्लासेस को एक नया तरह से रिप्रेजेंटेशन की मांग होने लगी। तो आउटसाइड द कांग्रेस भी तरह तरह के मूवमेंट ऑन वेरियस इश्यूज एंड ऑन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डेवलप होने शुरू हो गए। और इस दौर में एक और चीज़ क्या हो गया कि जो डिवाइसिव आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म था उसका भी प्रभाव बढ़ गया, उसका भी निगेटिव इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बढ़ गया। लेकिन देसाई साहब के मुताबिक ये जितने भी पॉलिटिकल चर्निंग हो रहे थे, जितने भी सोशियो पॉलिटिकल चर्निंग हो रहे थे इंडियन नेशनल सीन में, उसके मुताबिक उसके कारण से गांधी जी की आइडियोलॉजी कम्प्लीटली साइडलाइन नहीं हुई, गांधी जी की अथॉरिटी, गांधीयन आइडियोलॉजी की अथॉरिटी कम्प्लीटली साइडलाइन नहीं हुई। और मेन स्ट्रीम में अभी भी डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, डिस्पाइट ग्रोइंग डिसएंचेंटमेंट विद द गांधीयन आइडियोलॉजी विद इन द कांग्रेस और द डेवलपमेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट, डिस्पाइट दिस द गांधीयन आइडियोलॉजी रिमेन द मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अब ये जो अब ये जो ए आर देसाई का कंक्लूज़न है, अब ये जो ए आर देसाई की विचारधारा है कि इन्होंने जिस मार्क्सिस्ट चश्मे से अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखा है, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने मूवमेंट को इस तरह से देखा है कि मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द बुर्जुआ। तो अब उनका आर्गुमेंट क्या है इस मूवमेंट को इस नज़रिए से देखने का, तो वो कहते हैं कि although various social classes or although various social elements joined the movement, participated in the movement, जैसे कि आपका पीजेंट्री ने या वर्किंग क्लासेस ने, इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन तो किया, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट था वो बुर्जुआ ही रहा। अब ये जो नेशनल मूवमेंट का कैरेक्टराइजेशन है, ये जो नेशनल मूवमेंट का फीचर है, ये जो नेशनल मूवमेंट को देखने का जो नज़रिया है, ये नज़रिया कॉमन है आपका सारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर में कि ऑल्दो द मासेस, ऑल्दो द डाइवर्स ग्रुप ऑफ मासेस, ऑल्दो द डाइवर्स सेट ऑफ मासेस ज्वाइंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट रिमेन्ड बुर्जुआ। ये चीज़ आपका कॉमन है। अब इसके साथ ही ये जो व्यू है आपका, ये व्यू कॉमन है और ये रिजोनेट होता है सारे मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिपिन चंद्रा की
बिपिन चंद्रा, जो कि एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर, जिन्होंने एक मार्क्सिज्म के चश्मे से इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने की कोशिश की है। और बिपिन चंद्रा का व्यू बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उनका व्यू बड़ा ही स्टैंड आउट करता है। और बिपिन चंद्रा एक फेमस स्कॉलर है, उनके उनकी उनकी बुक भी काफ़ी फेमस है हमारे स्टडीज़ को लेके, हमारे सिलेबस को लेके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिपिन चंद्रा और सुमित सरकार का मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड द मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट।